अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश शासन के जो प्रमुख हैं, हमारे माननीय श्री योगी जी ने अपने 8 वर्षों के कार्यकाल के पूरा होने के पश्चात अपना 8 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है? मतलब कि हमने 8 वर्षों में अपने राज्य के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम किए हैं या 8 साल से पहले भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जब से हम आए हैं 2017 के बाद से, तब से उत्तर प्रदेश की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसे बदली हैं, उन सब का लेखा-जोखा हमारे योगी जी ने प्रस्तुत किया है। क्लियर है? अब सबसे ख़ास बात है कि जो बातें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया है हम लोगों को कि क्या-क्या चीज़ें हम अपने प्रदेश में कर रहे हैं, कौन-सी योजनाएँ लेकर के आए हैं, कौन-सा एक्सप्रेस वे हम लेकर के आए हैं, आयात-निर्यात को लेकर के हमने क्या किया है, स्टार्टअप्स को लेके हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट को लेकर हमने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमने क्या किया है, लिवलीहुड के लिए हमने क्या किया है, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने क्या किया है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को लेके क्या परफॉर्मेंस रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को लेकर के क्या परफॉर्मेंस रहा है, हम उत्पादन में किस नंबर पर आते हैं, हमने ज़ीरो पॉवर्टी का टारगेट कब रखा है या फिर हम अपनी जीडीपी को $1 ट्रिलियन बनाने के जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, वो कब तक साकार करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्णनात्मक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं हमारे राज्य के प्रमुख के द्वारा। और ये कोई किसी नॉर्मल संस्थान के द्वारा नहीं किया गया है, जो एक सरकारी आधिकारिक व्यक्ति है, आधिकारिक संस्थान है, उसने इन सारी बातों को प्रस्तुत किया है। मैं अनुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म परम सिविल क्लासेस में। तो हम सब लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम वो एक-एक स्टेप्स को देख के बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने कल के सेशंस में कहा था अगर आपने कल का सेशन देखा होगा, देखा है तो अच्छी बात है और नहीं भी देखा है तो कल वाले सेशंस में मेरे दोस्त मैंने आपसे कुछ वादे किए थे और उन वादों में मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए लेकर के आएँगे, जिसमें कि पहली चीज़ें हमने आपसे कहा था कि वो होगा यूपी बजट, ठीक है? यूपी बजट होगा। सेकंड पे हमने कहा था कि हम सेंट्रल का इकोनॉमिक सर्वे लेकर के आएँगे। तीसरी बात हमने आपसे कहा था कि हम फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं के साथ में हमने आपसे कहा था मेरे दोस्त कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, साथ ही में जो हमारे खाद्यान्न उत्पादन है, इन्हें कवर करेंगे और पाँचवाँ जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, हम इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो ये क्लास मैं आपके लिए आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तारीख है 25 मार्च और कल हमारे प्रमुख के द्वारा इन सारी बातों का वर्णन किया गया है। क्योंकि अभी हाल ही में आप देखेंगे कि हमारे जितने भी प्रदेश के राज्य हैं, मतलब जितने भी राज्य के ज़िले हैं, उन ज़िलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जैसा कि 24, 25 और 26 शायद इन 3 दिनों रखा गया था, सॉरी, या 25, 26, 27 3 दिन रखा गया है। हाँ, 25, 26, 27 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। इन 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ कराई जा रही हैं। सरकार ने जो अपने दृश्य प्रस्तुत किए हैं, सरकार ने जो अपनी उपलब्धियाँ बताई हैं, उन उपलब्धियों को जनमानस तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग उन उपलब्धियों को देखेंगे और वहाँ से अपने एग्ज़ाम की चीज़ों को निकाल के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% कन्फर्म है कि आने तय हैं, चाहे वो एक ही प्रश्न आपको क्यों ना मिले। अगर एक प्रश्न भी आपको मिल रहे हैं, तो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सेशन नहीं जाएगा, मुश्किल से आधे घंटे, 45 मिनट या 1 घंटे, इसके ऊपर का सेशंस नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ दूँगा, पीडीएफ में दे दूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे,
वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और वहां से आप इसका नोट्स बना सकते हैं। खासकर नोट्स बना के चलें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? आइए हम लोग एक एक करके उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो बातें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां से हम लोग उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे जो मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं और कैसी चीजें बताई गई हैं। ये हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? देखिएगा, कहा गया है कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में कुल 80 मेडिकल कॉलेज बने हैं। याद रखिएगा, कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं? 80। यहां पे मैं हैशटैग कर दे रहा हूं, 80 मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिनमें से 44 गवर्नमेंट सेक्टर के हैं और साथ ही में 36 निजी मेडिकल सेंटर हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज कह कर लिख दे रहा हूं कि 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 44 मेडिकल कॉलेज आपके गवर्नमेंट के हैं और साथ ही में 36 मेडिकल कॉलेज आपके प्राइवेट सेक्टर के हैं, पीबीटी के हैं। ठीक है, पीबीटी के हैं। क्लियर? तो ये आपको पहला पॉइंट यहां से मिलता है। ठीक है, ये कल की ही न्यूज है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है। लेकिन बैक टू बैक 22, 23, 24, 25 इन 3-4 दिनों में लगातार बहुत सारी बातें बताई गई हैं हमारी यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें जानना जरूरी है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। वर्ष 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% थी, कितनी थी? 19% थी बेरोजगारी दर, से अधिक थी, आज वह घटकर मात्र 30% रह गई है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर बेरोजगारी दर, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, बेरोजगारी दर 2017 में कितनी थी? 19% थी और आज 2025 में कितनी हो गई है? ये 3% हो गई है। कितने परसेंट की गिरावट आई है? तो आप देखेंगे कि 16% की गिरावट आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट निकल करके आया है। पहला पॉइंट हमारा क्या निकला है कि यूपी में प्रेजेंट टाइम पे 80 मेडिकल कॉलेज हैं और ये जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें से 44 आपके सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 36 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कि 2017 से पहले बेरोजगारी दर 19% थी और 2025 में बेरोजगारी 3% रह गई है, 16% की गिरावट आई है। क्लियर? वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी पूरी तरीके से क्रियाशील थे। ठीक है, उसके बाद में गोरखपुर और आगरा एयरपोर्ट आंशिक रूप से संचालित थे। आज उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील है, इनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि प्रेजेंट टाइम पर यूपी में कितने एयरपोर्ट हैं? एयरपोर्ट हैं तो मेरे दोस्त 16 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से आप देखेंगे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? उससे पहले कितने एयरपोर्ट हमारे पास थे? ओवरऑल 2 एयरपोर्ट थे जो क्रियाशील थे। अब जाकर के हमारे पास 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2029 तक, वर्ष 2029 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। मतलब हमने टारगेट क्या रखा है? हमने टारगेट रखा है कि 2029 तक जो हमारी स्टेट जीडीपी होगी, ये कितनी होगी? $1 ट्रिलियन होगी। ऐसा हम कहना है हमारे मुख्यमंत्री जी का। तो ये हमारे एग्जाम के लिए चौथा पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब कहा है इन्होंने? ये 22 मार्च 2025 को लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स मीटिंग के दौरान कहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये सब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपके लिए कलेक्ट करने की कोशिश की है। मैंने कहीं और से कोई रिसोर्सेज नहीं लिए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैं गया हूं और वहां से आपके लिए हर एक खजाने लेकर के आया हूं। ठीक है, कहते हैं कि जितना समंदर के नीचे जाएंगे आपको उतनी ही अच्छी मोतियां मिलेंगी, तो मैं इकट्ठा आपके लिए करने की कोशिश किया हूं। सेशन कैसा लगे जरूर बताइएगा। इसमें मेरी बस इतनी सी योगदान है कि मैंने सरकारी तथ्यों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। क्लियर है? सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली बात क्या कहा गया है हमारे सीएम जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास अलग अलग सेक्टर के लिए 33 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। याद रखिएगा हमारे पास कितनी सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, तो हमारे पास हैं 33 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। मतलब ओवरऑल हम पूरे इंडिया में पहले ऐसे स्टेट आते हैं जिसके पास अलग अलग सेक्टर्स के लिए 33 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हमारे लिए कौन सी टॉप पॉइंट था, ये हमारे लिए 5वां पॉइंट है। ठीक है, हम नंबर 1 में आते हैं अलग अलग। ठीक, याद रखिएगा हम नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, मैं इसको कुछ ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक, हम पहले नंबर पे आते हैं और 33 सेक्टोरल पॉलिसीज हमारे पास हैं। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉनिटरिंग के लिए निवेश सारथी पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, निवेश सारथी पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। याद रखिएगा कि निवेश सारथी पोर्टल, मैं हैशटैग कर दे रहा हूं, निवेश सारथी पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है मॉनिटरिंग के लिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर मैं यूं कहूं तो यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रयोग किया जा रहा है। और उस सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए जो हम एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमने निवेश सारथी नाम का पोर्टल बनाया हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी देश की पहली, याद रखिएगा, देश की पहली सोलर सिटी बनी है, देश की पहली सोलर सिटी बनी है। ये हमारा छठा पॉइंट है एग्जाम के लिए। यहां की स्ट्रीट लाइट्स को भी सोलर पैनल के माध्यम से जगमगा रही हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि पूरे होल पैन इंडिया में गजब का कंटेंट दिया है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, यकीन मानिए। ये सरकारी आंकड़े हैं और प्रश्न हमेशा सरकारी आंकड़े से बनते हैं। आप विगत 2 वर्षों का पेपर आप उठा लीजिए, एक आरओ का उठा लीजिए और एक पीसीएस का उठा लीजिए। जितने भी करंट अफेयर मिले किसी मैगजीन के नहीं मिले हैं, वो न्यूज आर्टिकल के मिले हैं। जो हम लोग दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ते थे वो वहां के आर्टिकल्स मिले हैं, पीआईबी के आर्टिकल्स मिले हैं, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से वो करंट अफेयर्स मिले हैं, बाकी कहीं से नहीं मिले। हाँ, एक अलग की बात है कि चर्चे में जो रहे हैं, क्योंकि जो मैगजीन वाले हैं उनका करंट का सोर्स क्या है? आप बताइए, मैगजीन को कौन करंट अफेयर देता है? क्या हम और आप बताने जाते हैं करंट अफेयर? वो खुद ढूंढते हैं? नहीं, हमारी सरकारें बताती हैं उन्हें कि भैया उत्तराखंड में ऐसा रहा है, पर्यावरण को लेकर के ऐसा रहा है, स्वच्छता को लेकर के ऐसा रहा है, एचडीआई का इंडेक्स ऐसा रहा है, हमारा आयात निर्यात ऐसा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा रहा है, खाद्यान्न का उत्पादन की स्थितियां हमारे यहाँ पर ये है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा चल रहा है, हम किस रिपोर्ट में कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सब कौन बताता है? हमारी गवर्नमेंट बताती है। और वही इंफॉर्मेशन किसके लिए होते हैं? मैगजीन्स के लिए होते हैं, जिन्हें हम वहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में थी, सरकारी वेबसाइट पे थी, हमारे जो योगी जी हैं उनकी ऑफिशियल अकाउंट पे भी है, उत्तर प्रदेश शासन का जो अकाउंट है उस पे भी आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया, याद रखिएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित हो सकता है सिर्फ लखनऊ में, सिर्फ अभी लखनऊ में पीएम मित्र योजना, याद रखिएगा पीएम मित्र योजना का संबंध किससे है? वो टेक्सटाइल से है। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क नहीं बनेगा, बल्कि इसके एक्सटेंशन सेक्टर के रूप में 10 नए पार्क भी राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदेश में स्थापित करेगा। तो पहली चीज,
टेक्सटाइल हब के रूप में कौन उभर रहा है? हमारा उत्तर प्रदेश उभर रहा है। टेक्सटाइल हब के लिए कौन सी योजनाएं लाई गई हैं? वो लाई गई है पीएम मित्र योजना, या फिर मैं यूं कहूं पीएम मित्र योजना का संबंध किस योजना से है या किससे संबंधित है? तो वो है टेक्सटाइल हब को लेकर के है। ये 22 मार्च की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? तो ये मेरे दोस्त हमारा छठा पॉइंट है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हम दोस्त मेरे सातवां पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़कर युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़कर युवाओं को उद्यमी बनाया जा रहा है। जिलों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे एवं नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उत्तर प्रदेश के युवा अब अपने जनपद में ही कारोबार करेंगे, युवा अपना उद्यम स्थापित करेंगे एवं आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, ये राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। मैं आपसे अगेन अन्य शब्दों में कहूं तो अभी तक हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा श्रमिकों का पलायन होता था दूसरे राज्यों में, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में। लेकिन अभी जिस प्रकार से राजनैतिक स्थितियां बदल रही हैं, भाषाई मतभेद उत्पन्न किए जा रहे हैं, जातीय नस्लीय भेद उत्पन्न किए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश के प्रमुख की, हमारे राज्य के प्रमुख की ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो हमारे देश के नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करें, उनके लिए रोजगार के अवसर का सृजन करें। और सबसे खास बात है कि अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर का सृजन होता है, तो अगर उनके प्रतिदिन की आय थोड़ी सी कम भी होगी तब भी उन्हें सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलिए कि हम अपने गांव में रहते हैं, अगर हमारे गांव में ही प्रतिदिन हमें 300 रुपए की मजदूरी मिल जाए, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, लुधियाना इन जगहों पे 1000 रुपए की मजदूरी से लाख गुना बेहतर है हमारे घर में 300, 350, 400 रुपए की मजदूरी। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपके खर्चे भी होंगे, और जितने बड़े शहर में आप जाएंगे वहां पर उतने ही ज्यादा आपको महंगाई मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको इन्फ्लेशन मिलेगा। तो और सबसे खास बात है कि वहां पर आप अपने परिवार को रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रूम रेंट आपको महंगा पड़ेगा, वहां का ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े शहर है। तो वहां पे हॉस्पिटैलिटीज आपके लिए महंगी पड़ेगी, आपके लिए एजुकेशन महंगा पड़ेगा, और हर एक सामान आपको वहां पे खरीद के खाने में, सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी। आपकी सेविंग कहीं ना कहीं एटलीस्ट उतनी ही निकल करके आएगी जितना आप बाहर के राज्यों में करते हैं और आप अपने स्थानीय स्तर पर करते हैं। अगर आपके पास स्थानीय स्तर पर रोजगार होंगे, आपके खुद के घर होंगे, आपको किराया नहीं देना है, अगर आप एक आध गाय या भैंस भी रख लेते हैं, मान लीजिए भैंस थोड़ी महंगी है, अगर हम गाय भी रख लेते हैं तो हमें दूध, दही, घी की भी समस्याएं नहीं होंगी। हम खेत से जुड़े होते हैं क्योंकि खेती हमारे नस नस में है। तो अगर हमने थोड़ी सी खेती भी एक्स्ट्रा सुबह और शाम को मिला के कर ली तो हमारे पशुओं के लिए चारा भी मिल जाएगा, और हमारे खाद्यान्न के लिए अन्न भी उत्पादन हम लोग कर ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कहीं हमें कोई जरूरत भी हुई तो हमारा जो आपसी परिवेश है, हमारे अगल बगल के नात रिश्तेदार हैं, वो भी मिलजुल करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उतनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को प्रारंभ किया है, जिससे कि जो युवा वर्ग है उन युवा वर्गों को हम स्किल प्रदान कर सकें, और स्किल के साथ ही में, हालांकि स्किल प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेकर के आए थे, वहां से हमें स्किल मिल सकती है, और स्किल मिलने के बाद में हम अपने स्टार्टअप को प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक रोजगार का अवसर का सृजन होगा। सबसे खास बात है कि जब भी आप एक स्टार्टअप करते हैं तो दरअसल वहां पर आप एक व्यक्ति के लिए स्टार्टअप नहीं करते, बल्कि कई सारे लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर का सृजन करते हैं। एक स्टार्टअप, जैसे हमारे योगी जी कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे भी 5 लाख स्टार्टअप्स होंगे। 5 लाख स्टार्टअप्स का मतलब यह है कि 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, कम से कम हम 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे, या तो 5 दहम्मा 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। क्योंकि किसी भी स्टार्टअप में कम से कम 6 से 7 लोगों की हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, प्राइमरी सेक्टर से लेकर टर्सरी सेक्टर तक। आई मीन रॉ मटेरियल से लेकर के और अंतिम व्यक्ति के पहुंचाने तक प्रॉपर एक चैन प्रोसेस होता है। उस चैन प्रोसेस में विभिन्न प्रकार के लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें भी एक प्रकार का रोजगार मिलेगा। और जब आपके पास रोजगार होगा
तो आपके पास एक सफिशिएंट इनकम होगी, और अगर आपके पास आय है तो बेरोजगारी दर कम होगी, और आय के होने से आपके पास सबसे एक अच्छी बात है कि खर्चा करने के लिए पर्याप्त साधन होंगे, खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद में आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, सामान्य चीजें आप अफोर्ड कर पाएंगे। मतलब आपकी जीवन प्रत्याशा बेहतर होगी, आप डिमांड क्रिएट करेंगे, और डिमांड क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। क्लियर है? तो पूरी की पूरी ये एक साइकिल प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से हमें इन चीजों को देखना पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि सीएम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ठीक है, युवा उद्यमी योजना, ये योजना अभी बहुत ज्यादा चर्चे में चल रहा है। इसकी सबसे खास बात है कि यहां पर आपको 5 लाख रुपए तक की ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे कि आप इजिली अपना स्टार्टअप कर सकें। और इसमें आप अगर ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10% की गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, और 5 साल के लिए आपको लोन दिया जाता है, जो कैसा होता है, ब्याज मुक्त होता है। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग डिटेल्ड में जब अपने स्टेट की पॉलिसीज को पढ़ेंगे वहां कवर करेंगे। बट ये हमारे लिए कौन सा पॉइंट है? तो ये हमारे लिए था 8वां पॉइंट, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है हमारे एग्जाम के लिए? तो देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन, ये हमें पहले से पता है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्य है, नंबर 1 पर है। ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन की मैं बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। हम सब सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य में आते हैं, याद रखिएगा। हमने कहा है कि सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं है, दूसरा स्थान है। क्योंकि अब हम चीनी उत्पादन के बजाय एथेनॉल पे शिफ्ट कर रहे हैं। भले ही गन्ना उत्पादन है हमारे यहाँ, लेकिन चीनी उत्पादन में नंबर 1 महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे हमने बोला है कि सर्वाधिक एथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है, तो हम एथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर है? आगे सर्वाधिक युवा ऊर्जा का राज्य भी हमारा उत्तर प्रदेश है। ये सारी बातें हमने बताया है कब? अपनी बातों में, जो विगत 8 वर्षों का हमारा विकास गाथा रहा है, वहां पर हमने बताने का काम किया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के युवाओं ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को हाथ मिलाया है, और अब तक 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। 1,27,000 से अधिक युवाओं का फॉर्म स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजे गए हैं। 32,000 से अधिक युवाओं को ऋण स्वीकृति हो चुका है। ऐसा कौन कह रहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 2,16,000 से अधिक नए पुलिसकर्मी अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल है। मतलब हम सबसे ज्यादा पुलिसिंग के मामले में हैं। उसका रीजन भी है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो जितना हमारे यहाँ की पुलिस है उतनी ही वहाँ की पॉपुलेशन होगी। सामान्यतः अगर आप सिक्किम की देखेंगे तो सिक्किम की पॉपुलेशन ही 5 से 6 लाख है, और अगर आप पीक में जाएंगे तो वहाँ के टूरिस्ट ही 7 से 8 लाख है। मतलब जितनी वहाँ की पॉपुलेशन नहीं, उससे ज्यादा वहाँ के टूरिस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अन्य राज्यों को, छोटे राज्यों को देखेंगे तो जितनी उनकी पॉपुलेशन नहीं, उससे ज्यादा हमारे यहाँ खाली पुलिसकर्मी है। ठीक, आगे हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो एक साथ 60,244 पुलिस कर्मियों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। मतलब अभी जो रिसेंटली में हम लोगों ने अपनी यूपीपी की भर्ती को फाइनल किया है, उनकी सबकी ट्रेनिंग एक साथ कराई जाएगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देश में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश में है। हमने हर इकाई को 5 लाख की सुरक्षा बीमा कवर भी दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, मैं लिखे दे रहा हूं कि हमारे यहाँ जो एमएसएमई है, एमएसएमई में कितने लाख की सुरक्षा बीमा कवर किया गया है? तो वो है 5 लाख। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में 1,04,00,000 से अधिक गरीबों को राज्य सरकार सालाना 12,000 की पेंशन उपलब्ध करा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन इस समय पता नहीं क्या पूछ लें, हमें भी नहीं पता, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है उस हिसाब से उसका सबसे ज्यादा रुझान सरकारी योजनाओं की तरफ है। क्लियर? तो कोई भी योजना छूटने ना पाए। आज उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था में लंबी छलांग लगाई है।
महाकुंभ 2025 प्रयागराज इसका उदाहरण है। ठीक, तो कुंभ को भी थोड़ा सा आत्मसात कर लीजिएगा, क्योंकि कुंभ से भी प्रश्न बनने संभावना है और जायज भी है, पर पता नहीं बनता है या नहीं बनता है, लेकिन हम एक बार तैयार करके जरूर जाएंगे, क्योंकि तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। क्लियर। विगत 8 वर्षों में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल को व्यवस्थित तरीके से एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। ऐसा भी कौन कह रहा है? हमारे सीएम योगी जी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 95 लाख महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ा गया है। 2 लाख से अधिक महिलाओं को पीएम स्वनिधि योजना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है, का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 7 जनपदों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण होने जा रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? हमारे सीएम जी का कहना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत हर अन्नदाता किसान को उसके परिवारों और बटाईदारों को भी 5 लाख की सुरक्षा कवर दिया जाएगा। ऐसा ये कह रहे हैं, हालांकि ये पहले की ही पॉलिसी है, लेकिन फिर से इसको रिन्यू किया गया है कि जो किसान दुर्घटना बीमा है, किसान दुर्घटना बीमा के तहत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति का मतलब जिसके नाम पर किसान है, ठीक है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दी जाएगी या उसकी प्रोविजंस किए गए। ठीक। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घट के मात्र 3% रह गई है। मैंने आपको पहले बताया है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, याद रखिएगा, जिसने ओडीओपी स्कीम चलाई है। ये भी मुझे आज पता चला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम किसने लॉन्च किया है? हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हालांकि पढ़ाने के दौरान पता चला है, मुझे भी ये चीजें, मुझे पता था कि शायद अलग अलग राज्यों में अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होगा, लेकिन मुझे आज पता चला कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने अपना ओडीओपी स्कीम को चलाया है। ठीक है, और ओडीओपी स्कीम में थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट जिले हैं उन्हें आप जरूर देखिएगा कि कहाँ का प्रोडक्ट किसके लिए फेमस है। ओडीओपी के माध्यम से हमने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने पर कार्य किया है। देखिए, जब तक आप इन्वेस्टर्स नहीं लेकर के आएंगे, उद्यमता नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप अपनी जीडीपी को $1 ट्रिलियन नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें 2029 तक अपनी जीडीपी को 1 ट्रिलियन करना है तो इन्वेस्टमेंट हमें लाना होगा। विगत 8 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। ये फैक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है बेरोजगारी और गरीबी। ये 2 मुद्दा चर्चे में रहते हैं, भले ही मुद्दाएं कितने भी हों, बट ये 2 मुद्दा हमेशा रहता है। ठीक है, विपक्ष भी उठाने का काम करता है, से अधिक लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है, और साथ ही में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि जो भी ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये मुफ्त की रेवड़ियां शायद लोगों को थोड़ा सा नकारा निकम्मा बना रही हैं, क्योंकि जब चीजें मुफ्त में मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति में काम करने की प्रवृत्तियां कम होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल जाए, दूसरा सड़क योजना के तहत आपको सड़क मिल जाए, कुसुम परियोजना के तहत आपको सोलर पंप मिल जाए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको शौचालय मिल जाए, साथ ही साथ में आपको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत आपको राशन दे दिया जाए। इसके साथ में फिर अब आपको क्या चाहिए? रहने के लिए घर मिल गया, शौचालय मिल गया, सड़क मिल गया, लाइट मिल गया, सोलर पंप मिल गया, और फिर उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस भी मिल गया, बिजली का कनेक्शन भी मिल गया, और साथ ही में आपको बेसिक एजुकेशन में या जो निःशुल्क शिक्षा है वो मिल गया। अब आप बताइए, आप क्यों सुबह उठेंगे? कॉमन सी बात है ना, हम क्यों काम करने जाएंगे? अब तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे खास बात यह है कि जो मुफ्त की चीजें या मुफ्त की राजनीति की जा रही है, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे कार्य करने की क्षमताओं को कम किया है, या तो हमें एक तरीके से पंगु बना रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, हर राज्य की सरकारें ऐसा करती हैं। जब भी चुनाव आते हैं, विभिन्न प्रकार की चुनावी घोषणाएं की जाती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ये कहने की इनडायरेक्टली कोशिश किया था कि जो मुफ्त की राजनीति की जा रही है या मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उसको या तो कम किया जाए या तो खत्म किया जाए, जिससे कि लोग आगे आकर के खुद के बारे में फोकस कर सकें। क्लियर है? हर चीज गवर्नमेंट हमारी देने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं करना चाहते हैं। क्लियर? तो ये चीजें मैं यहां से कहना चाहता था। उत्तर प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है।
बीसी सखी योजना बैंकिंग कर्मण सखी योजना के तहत लागू किया गया है। पहली बात तो बीसी सखी का फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है, कि बीसी सखी का फुल फॉर्म क्या है। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट, ठीक। 1 करोड़ से अधिक बहन जो महिला स्वयंसेवी समूह को अपना योगदान देकर आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं। आपको बताना है कि बीसी सखी में के तहत कितनी महिलाएं अभी तक ठीक ठाक मात्रा पे काम कर रही हैं, ये हमें भी देख के चलना है, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट है, बीसी सखी किस योजना से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अंदर 56 लाख गरीब आवास बनाए गए हैं। 56 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए गए, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। और जीरो पॉवर्टी का हमने लक्ष्य कब रखा था, ये आपको कमेंट कर देना है। हालांकि शायद 2024 रहा है जीरो पॉवर्टी का लक्ष्य जो हमने डिसाइड किया था, बट कहा है हमने जीरो पॉवर्टी, सच में है या नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि सच में जीरो पॉवर्टी हमारे यहाँ है। क्यों? क्योंकि अगर आप महीने का 300 रुपए का फोन का रिचार्ज कर सकते हैं तो आप भारत में गरीब नहीं हैं। अगर आप सुरेश तेंदुलकर की कमेटी में गरीबी का पैरामीटर देखेंगे ना, तो उसका पैरामीटर ही आपको ऊपर लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सप्रेस वे से प्रश्न बनने लाजमी है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास में है। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है और देश की पहली रैपिड रेल का संचालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आपको कमेंट करना है कि देश की पहली जो रैपिड रेल है, इसका संचालन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है या कहां से हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 1 लाख नए उद्यमियों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है। मैंने आपसे कहा था कि जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, इसके अंतर्गत हम 1 लाख नए उद्यमी तैयार करेंगे और उन्हें 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही 10% मार्जिन मनी भी दी जाएगी। 10% का मैंने शायद यही आपको ऊपर लिखा था कि हम उन्हें सब्सिडी भी दे रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर स्टेट बना हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास अलग अलग सेक्टर के लिए 33 सेक्टोरल पॉलिसी, जो मैंने पहले बताया है। सिंगल विंडो सिस्टम में 500 से अधिक एनओसी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला राज्य बना है। मतलब अभी तक क्या होता था, अगर आप कहीं पे स्टार्टअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहां के लेखपाल से ही एनओसी लेना पड़ता था जमीन के लिए, क्योंकि उत्पादन के साधनों को अगर आप ध्यान देंगे तो लैंड एक इंपॉर्टेंट टूल्स के तौर पर देखा जाता है। अब हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि अगर डीएम बने तो क्या बने, असली व्यक्ति तो तभी होते जब तुम लेखपाल बनते, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर तो लेखपाल के पास है। अगर लेखपाल ने आपको एनओसी में देरी की या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट की तो आप अपने स्टार्टअप नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा गया कि अगर किसी भी राज्य में स्टार्टअप को हमें करना है तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें अलग अलग टाइप्स की एनओसीज लेनी होती है, वो हमने उठा करके एक सिंगल विंडो पे कर दिया। मतलब एक ही जगह पे आपको सारे प्रकार की एनओसी दे दी जाएगी, जितने भी प्रकार की एनओसी की आपको जरूरत होगी। अभी तक आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते थे, अब एक व्यक्ति खुद ही आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर के आता है और आपको दे देता है। इसी को हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस बोलते हैं, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के विभागों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही जगह पे आपको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और अगर किसी भी राज्य में सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है तो वहां की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेहतर होती है। कहने का मतलब ये कि उस राज्य में व्यापार को करने के लिए कितना सुगम इन्वायरमेंट है और कितना सुगम वातावरण है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर है, ये शायद रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। विगत 8 वर्षों में 1,65,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। मैंने क्या कहा था? हमने कहा था मेरे दोस्त की निःशुल्क में हम चीजें दे रहे हैं तो क्यों हम काम करेंगे। आज पीक सीजन में 33,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। शायद लास्ट ईयर जब गर्मी पीक पर थी तो एक साथ में सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट हुई थी बिजली की, उसकी आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था।
आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे है अगला बात हम कौन सा कह रहे हैं, हमने नहीं कहा है, हमारे सीएम जी का कहना था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 4.76 लाख से अधिक सामूहिक विवाह संपन्न हुए हैं, जिसके लिए इस बार बजट में सरकार ने इनकी धनराशि को 51,000 से बढ़ा करके अप्रैल से 1 लाख करने की घोषणा की है। अरे भाई साहब, गजब हो गया। सोचो, 50,000 रुपए मिलते थे, 51,000 तो हमें पता है, चूंकि हम लोग भी समाज कल्याण से, तो 51,000 तो हमें पता था विभाग से, इस बार बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिए गए। सोचो, अब सरकार विवाह भी आपकी मुफ्त में करवा रही है, इसकी भी टेंशन खत्म। अभी तक एक टेंशन रहती थी कि विवाह कैसे होगा, घर तो मिल गया, शौचालय भी बन गया, सड़क भी मिल गया, बिजली भी मिल गया, कनेक्शन भी मिल गया, राशन भी मिल गया, स्वास्थ्य भी फ्री में मिल गया, एजुकेशन भी फ्री में मिल गया, शादी की टेंशन थी, तो अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह भी आपका फ्री में संपन्न कराया जाएगा, और साथ ही में आपको 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी, जिससे कि आप अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ कर सके। गजब, बेहतरीन, ये अच्छी योजनाएं हैं। उन लोगों के लिए दुख की बात है जिनका विवाह हो चुका है, तो जो लोग अभी विवाह नहीं किए हैं उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी है। हम लोग इसका समर्थन करते हैं, धूमधाम से करते हैं। जितनी नई पीढ़ी है वो सब इसका समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश ने 10 नए विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने 10 नए विश्वविद्यालय और 21 निजी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों की स्थापना की सफलता प्राप्त की है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्लियर। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की भी व्यवस्था संचालित की जा रही है। ये तो आपको पता होगा ही, और नहीं है तो आप अपने नजदीकी विकास भवन में पता कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने 2017 के पहले चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में 2017 पर पहले जो भी चीनी उद्योग थे वो बहुत ही डाउन चल रहे थे। उसके 2-3 रीजन हैं। हमने 3 नई चीनी मिलों की व्यवस्था स्थापना की है। पहला, 3 न्यू चीनी मिल, ठीक, पहली 3 चीनी मिलें, ये याद रखिएगा, हमने ये कर ली है। दूसरा, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन किया जा रहा है और 6 को हमने रीस्टार्ट किया है। 6 को हमने रीस्टार्ट किया है। साथ ही में 38 चीनी मिलों का विस्तार किया है, और फिर हम कह रहे हैं कि 38 का हमने क्या किया है, विस्तार किया है। ठीक है, ये सब बताया। अब कह रहे हैं कि वर्तमान में 122 चीनी मिल क्रियाशील है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 122 चीनी मिल है। कितनी? 122 चीनी मिलें हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो मैं एक बार इसे समराइज कर दे रहा हूं। हमारे सीएम जी का कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे सीएम जी कह रहे हैं कि भैया 2017 से पहले हमारे यहाँ का जो चीनी उद्योग है वो काफी मंद पड़ा हुआ था, धंधा थोड़ा मंदा था। उसके पीछे के 2 रीजंस बताया जा रहे हैं। एक तो कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉब्लम थी, और दूसरा जो किसानों को गन्ने का पैसे का भुगतान किया जा रहा था वो भी समय से भुगतान नहीं हो पा रहा था, जिससे कि हमारे यहाँ गन्ने के उत्पादन में भी थोड़ी सी कमी आई थी। लेकिन हम हमेशा से उत्पादन में अग्रणी रहे हैं। फिर ये कहते हैं भाई साहब, 3 नई चीनी मिलों की स्थापना किया जा रहा है, जो क्लियर कट है, न्यू है, एकदम से फ्रेशर है। हम कह रहे हैं फिर 6 चीनी मिलों को रिस्टार्ट किया जा रहा है। 3 तो नहीं है, 6 रिस्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें से 38 चीनी मिलों का विस्तार किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास कुल 122 चीनी मिलें हैं जो एक्टिव फॉर्म में है, उत्पादन में है, क्रियाशील है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत, ये भी शायद हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का कवरेज दिया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया गया है। 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों से प्रति माह निःशुल्क राशन की सुविधा ले रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, कई चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान भी रखिएगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी ये चीजें मेंशन है।
देखिए, हमारी सरकार का ये मानना है कि कुछ भी हो जाए, मरने नहीं देंगे किसी भी देश के नागरिक को। और वैसे भी हमारे पास 10-11 महीने का इम्पोर्ट कवर भी है, क्योंकि हमारा इतना विदेशी मुद्रा भंडार है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले चीनी मिल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, रिपीटेड पीपीटी है, कोई बात नहीं। सम्मान निधि, हाँ ये ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,62,00,000 किसानों को जोड़ा गया है, जिन्हें केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संबंध किससे है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें कितने रुपए मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो आपको मेरे दोस्त 6,000 रुपए मिलते हैं, ये 2-2 हजार की 3 किस्त आपके लिए आती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो मैंने आपको अभी बताया है ना, वो चीजें स्टेटमेंट वाइज हैं। कहने का मेरा सेंस ये है, मैं बहुत जल्दी पढ़ दूंगा, आपको ये पीपीटी में प्रेजेंट कर दूंगा, आप आराम से इसे देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने सरकार में 8 वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया, तो ठीक है, वेरी गुड। प्रदेश के कृषि विकास दर 2 वर्ष 2016-17 में जहां 5% थी, वो बढ़ करके 13% से अधिक हो गई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जो हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है, कृषि विकास दर है, वो 2016 में 5% थी, आज कितनी है, 13% है, याद रखिएगा। ठीक, इससे स्टेट जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी की हम बातें कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एग्रीकल्चर में हमारा जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट है, वो कितना था, पहले 5% था और अब 13% है। क्लियर हो गया? एक बूंद मैं पानी पी लूं। क्लियर है? आगे, गत वर्ष 668 लाख मैट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जब हम लोग खाद्यान्न उत्पादन पढ़ते हैं तब काम आएगा। उत्पादन रहा है वर्ष 2006, ये 16-17 है, 20% से वृद्धि हुई है। 2016-17 के सापेक्ष 20% की वृद्धि हुई है। 26 और 27 है, माफ करिएगा, 26 और 27 के सापेक्ष 20% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत धनराशि किसानों को दी गई है, ये मैंने आपको बताया है। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में 2025 में एक छलांग लगाई है या जोड़ा गया है। ये कहा गया है, इन सबको बेहतर करने के लिए हमने अपनी कानून व्यवस्था को मेंटेन किया है। मतलब छेड़छाड़, लूटपाट, अपहरण, इन सब की घटनाओं पे हमने अंकुश लगाया है, जो कि उत्तर प्रदेश अपनी मजबूत कानून व्यवस्था के लिए आज देश में जाना जा रहा है। क्लियर? विगत 8 वर्षों में प्रदेश सरकार समग्र विकास कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। आगामी 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय विकास उत्सव के माध्यम से जनपद की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी युवाओं, मातृशक्ति और उद्यमी आदि को सम्मानित किया जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया है। क्लियर? प्रदेश का तंत्र व्यवस्था में बदलाव से व्यापक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, यह विगत 8 वर्षों में प्रदेश की जनता जनार्दन ने अनुभव किया है। ये हमारे सीएम जी का कहना है आपसे। क्लियर है? मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं क्योंकि मैंने पीपीटी पे आपको बता दिया है। राज्य गन्ना, खाद्यान्न, फल और सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। वर्ष 2017 के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस बलों में कितना कह रहा है, तो मान के चलिए 2,16,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग क्षमता कई गुना विस्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,200 से अधिक राज्य पुलिस जो कर्मचारी हैं उनकी एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में महिलाएं वर्क फ्रेम 13-14% से बढ़ करके आज 35% हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए कि जो हमारी स्टेट है, स्टेट में महिलाओं का जो वर्क फोर्स है, महिला कार्यबल है, वो कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो महिला कार्यबल हमारे यहाँ 13 और 14% से बढ़ करके अब 35% हो गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये मैंने आपको बता दिया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1 करोड़ महिलाओं को जहां उनका मकान है वहीं पर मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिर्फ इसलिए कि स्वामित्व योजना का संबंध किससे है। 7 जनपद
बनारस, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा, गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से छात्रावास के निर्माण की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016-17 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से घट करके 3% रह गई है। ये मैंने आपको बताया है। उद्यमी योजना विकास अभियान के आगामी 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मैंने ये भी बताया है। वर्ष 2017 से पहले 55 लाख लोगों को निराश्रित महिला, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगजन पेंशन दी जाती थी। आज यह संख्या बढ़ करके 1 करोड़ 6 लाख हो गई है। आगे देखते हैं। वर्ष 2024-25 में 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए का अधिक भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। डीबीटी को बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि जैम के माध्यम से किया जाता है, जनधन आधार और मोबाइल। प्रदेश सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित होकर के कार्य कर रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं। 11 अन्य एक्सप्रेस वे या तो निर्माणाधीन हैं या नए वित्तीय वर्ष में उन पर कार्य करना प्रारंभ किया जाएगा। ये बातें हमारे सीएम जी ने बताया है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये भी आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बहुत शीघ्र बनकर तैयार होने की बातें कही गई हैं। यह प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट एयर कार्गो के सबसे बड़े हब के रूप में उभरेगा। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? ये नोएडा में है। प्रदेश के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। केंद्र सरकार की मदद से 10 शहर और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 7 अन्य शहर, कुल 17 म्युनिसिपल कारपोरेशन को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया। इन्हें सेफ सिटी भी बनाया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा कि कुल 17 जिले हैं जो म्युनिसिपल कारपोरेशन को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है। हर जिला मुख्यालय की नगर पालिका और नगर निकाय को स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों को डेवलपमेंट रीजन को विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मतलब जैसे हमारा एनसीआर था, नेशनल कैपिटल रीजन था, वैसे ही स्टेट कैपिटल रीजन्स भी बनाया जा रहा है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं यूपी में, ये एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगले कुछ महीनों में देश की पहली रोपवे सेवा बनारस में प्रारंभ की जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देश की पहली रोपवे सेवा बनारस में स्टार्ट की जाएगी। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से 4000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। बुंदेलखंड रीजन में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत 4000 मेगावाट। मैंने तीनों को अंडरलाइन कर दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का माध्यम बन सकती है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसका प्रयोग हम निबंध में कर सकते हैं। ठीक, आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकती है। आप ये देखेंगे कि आजकल के टाइम पे जितने भी टूरिज्म डेवलप हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों में अब परिवर्तित हो रहे हैं। विगत वर्षों में ये करंट का ही डेटा है कि भारत में जितने भी पर्यटक आए हैं उन पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा विगत वर्ष में उत्तर प्रदेश में रही है। मतलब सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश आए हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और पर्यटन को एक उद्योग के तौर पर अब देख रहा है, जिससे कि वहां की इकोनॉमी मूव कर सके। और वहां की इकोनॉमी अगर मूव करती है तो जाहिर सी बात है कि हमारी स्टेट जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा। यही रीजन है कि आस्था को भी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ करने का माध्यम इस बार हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि हमने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के माध्यम से देखा, महाकुंभ ने अलग अलग सेक्टर में नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। क्लियर है? विगत 8 वर्षों में हमने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त बोझ डाले और बिना कोई नया कर लगाए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ने विगत 8 वर्षों में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। ये आपको देखने को मिल जाएगा
अगर आप इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे जो 25, 26 और 27 मार्च को आपके जिला मुख्यालय में संपन्न कराई जा रही है, वहां पे वो पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश प्राकृतिक और परंपरा की असीम कृपा प्राप्त करने वाला प्रदेश बना हुआ है, या फिर प्रकृति और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने वाला प्रदेश बना है। ये कहने का मतलब है यहाँ की भूमि अत्यंत उर्वर और पर्याप्त जल संसाधन है। ठीक है, क्योंकि हम गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में आते हैं। इन संसाधनों को व्यवस्थित कवर प्रदेश या व्यवस्थित करके हम लोग प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन को एक बास्केट के रूप में डेवलप कर सकते हैं। मतलब मेरा ये है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के ऊपर ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, जिससे कि हमारे यहाँ पे भूमि अत्यंत उर्वर है और जल के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, जिससे हम एक व्यवस्थित करके अपने प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन के एक बास्केट के तौर पर हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसा कहने का मकसद है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में कृषि क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित थी। वर्ष 2017 के पश्चात प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्रों को व्यापक परिवर्तन किया है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश की कृषि विकास दर 5% के आसपास थी। नोट करिएगा, दिस पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर। 2016-17 में प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5% थी, आज यह बढ़ करके 13% हो गई है। ठीक है, या हो गई है 13%। इसके माध्यम से प्रदेश की जीडीपी स्टेट जीडीपी में 28% की वृद्धि हुई है। ये आपके एग्जाम के लिए है। क्लियर? देखिए, हमें सबसे नहीं मतलब है, हमारी कैसी उपलब्धियां हैं हमसे नहीं मतलब है। हमसे तो मतलब बस ये है, हमें डेटा पता चल जाए, हमें फैक्ट पता चल जाए, अगर एग्जाम में आए तो हमसे सही हो जाए, बस इतनी सी कहानी है दोस्त। प्रदेश में वर्ष 2016-17 तक 557 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, जो प्रेजेंट टाइम पे 668 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है, जो खाद्यान्न उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी देखी जाती है। इन पूरे स्टेटमेंट को मिलाकर के 2 स्टेटमेंट करके आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है। क्लियर है? इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि ये क्लास कमीशन देख रहा हो तो ना पूछे, क्योंकि इस समय कमीशन यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है। वो सबकी क्लासें बैठकर देखता है, और जहां लोग दावा करते हैं कि 100% आएगा कमीशन, उसको नहीं पूछता है। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है, और किसानों को आधुनिक तकनीकी एवं अच्छे बीजों से जोड़ा गया है, जिससे कि उत्पादन बेहतर हो सके। और ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा होगा तो परिणाम स्वरूप धान, गेहूं, दलहन, तिलहन तथा श्री अन्न का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मोटे अनाज के लिए किया गया है। ठीक है, मोटा अनाज, मोटा अनाज कहोगे तो बुरा मान जाएगा, श्री अन्न कहना। मोटे अनाज के उत्पादन में प्रदेश सीड के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2017 के पश्चात प्रदेश सरकार ने बंद चीनी मिलों को पुनः स्थापित किया है। इस दौरान प्रदेश में 3 नई चीनी मिलें, जो मैंने आपको बताया है, 6 को रिस्टार्ट, 38 का विस्तार किया गया है, और अब 122 है। प्रदेश सरकार ने एथेनॉल के उत्पादन प्लांट लगाए हैं, मतलब एथेनॉल का हम उत्पादन कर रहे हैं। पुराने चीनी मिले हैं, उनमें भी उत्पादन हो रहा है, और हम साथ ही में नए एथेनॉल प्लांट भी लगा रहे हैं। वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 42 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन होता था। वर्तमान में बढ़ करके ये प्रदेश में 177 करोड़ लीटर एथेनॉल क्षमता का विस्तार किया गया है। यही रीजन है कि हम अपनी चीनी को कम करके एथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपनी शुगर मिल को। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य गन्ना, खाद्यान्न, फल एवं सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित हो। ये एक इंपॉर्टेंट, हम किन किन क्षेत्रों में प्रथम हैं? तो हम गन्ना उत्पादन में नंबर 1 हैं, हम खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 हैं, हम फल उत्पादन में नंबर 1 हैं, और हम सब्जी उत्पादन में नंबर 1 हैं। मुख्यमंत्री जी का यह भी कहना है कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो के अंतर्गत सोलर पैनल लगा करके लगभग 86,000 किसानों को लाभान्वित किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मेरे दोस्त, जितनी भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। अगला एक स्टेटमेंट,
मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अब तक बहुत ही लोकप्रिय स्कीम होने जा रहा है। इसके अंतर्गत आगामी 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है प्रदेश सरकार ने। साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रथम चरण में इनमें 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गई है तथा 10% की मार्जिन मनी यानी सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए ये कुछ बातें थी मोटी-मोटी जो मैंने आपके साथ साझा किया है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो सीएम जी ने कहा है। अगर कोई बातें यहाँ स्किप हुई है, कोई पॉइंट स्किप हुई होगी, तो वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे साझा कर देंगे, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसे आप नोट्स के तौर पर यूज़ करें, इन्हें शॉर्ट नोट्स बना लें कॉपी पे। ये पूरा कंटेंट 49 पेज का मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर आप सही तरीके से इसे एक कॉपी पे नोट करेंगे तो मुश्किल से 1 से डेढ़ पेज में आएगा और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत ही मददगार साबित होगा और एक आध नंबर तो आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो यूपी स्पेशल से मिल जाएँ, चाहे वो इकोनॉमी से मिल जाएँ, चाहे वो करंट अफेयर से मिल जाएँ। क्यों? क्योंकि आपका पेपर जुलाई में है और करंट अफेयर हमें पढ़ना है अक्टूबर से। तो अक्टूबर से अगर पढ़ना है तो ये 4-5 महीने इधर से हैं, तो आपको करंट अफेयर में भी देखने को मिल सकता है, यूपी स्पेशल्स में भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो हम लोग अपने सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बातें अगर हमारे पास होंगी तो ज़रूर मैं एक्स्ट्रा आपके साथ साझा करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।